हेलो बच्चों, आप सभी का आज फिर से स्वागत है। आज जो हम चैप्टर देखने जा रहे हैं वो है आपका सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। क्लास 9 का चैप्टर है ये, सेकंड हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है ये। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए है क्या हुआ क्या था कि जो इससे पहले हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाला पार्ट पढ़ा था, तो उसमें हमने क्या था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पार्ट में क्या था कि भाई जब हमारा 18वीं सेंचुरी से पहले की बात करें तो उस टाइम क्या होता था कि आपका जो वहाँ मोनार्की बहुत ही ज्यादा रूल कर रही थी। उसके बाद मोनार्की जो था एकदम से वहाँ पे जो स्टेट्स वगैरह बने हुए थे, जैसे फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, इस तरह से जो स्टेट्स बने हुए थे उनका वहाँ पे क्या था, बहुत ही ज्यादा आप कह लो कि जो फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट वाले होते थे वो क्या करते थे, आपके उनको बहुत ही ज्यादा प्रिविलेज मिला करती थी बाय बर्थ। और जो थर्ड स्टेट के ज्यादातर लोग होते थे उनको बहुत दिक्कतें आती थी। जो पुअर पर्सन थे, जो फीमेल्स थी आपकी थर्ड स्टेट की, उनकी कंडीशंस बहुत खराब थी। तो जब फ्रांस में क्या हुआ, आपका रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ और वहां पे सिचुएशन बदली, तो पूरे यूरोप में जो है वो जो रिवॉल्यूशन, जैसा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लास्ट पार्ट में आपको बताया भी था कि सिर्फ फ्रांस में रिवॉल्यूशन तो हुआ, लेकिन उसका इफेक्ट जो था वो पूरे यूरोप में देखने को मिला। तो वही इफेक्ट किस तरह से रसिया तक पहुंचा और कैसे यूरोप के और कंट्रीज तक पहुंचा और वर्ल्ड के पे क्या इफेक्ट हुआ, उसी के बारे में देखेंगे। देखो, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इफेक्ट था वो सिर्फ यूरोप में नहीं, इवन जो आउट ऑफ यूरोप, जैसे इंडिया में जैसे राजा राम मोहन की बात की थी हमने कि उन्होंने भी क्या कही थी, इन बहुत सारे जो फिलोसफर्स की बातें वगैरह होती थी वो यहाँ पे उन्होंने बात की थी इंडिया में भी। उस ड्यूरेशन में क्या हुआ था कि बहुत सारे आपके कंजर्वेटिव, लिबरल्स और रेडिकल्स जो थे उनके आपके लीडर्स, इनके सोच जो इस तरह की फिलॉसफी रखने वाले जो लीडर्स थे वो सब आगे आए थे। और कैसे उन्होंने वहां पे जो नेशनलिस्ट की फीलिंग थी वो किस तरह से चेंज हुई, किस तरह से रिवॉल्यूशन एक स्टार्ट हुआ, किस तरह से मोनार्की जो थी उसको खत्म किया, तो वही अब हम यहाँ पे भी देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो है वो है हमारा लिबरल्स। ठीक है जी, लिबरल्स की बात कर रहे हैं। लिबरल्स कौन थे? लिबरल्स वो लोग थे जो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को नहीं मानने वाले थे। ठीक है, वो हर एक रिलीजन को क्या चाहते थे कि हर एक रिलीजन को क्या मिले, प्रेफरेंस मिले। जैसे कि ब्रिटेन में क्या होता था उस टाइम, चर्च ऑफ इंग्लैंड था, और ऑस्ट्रिया स्पेन में आपका कैथोलिक चर्च हुआ करता था। तो ये लोग जो थे वो किसी तरह से इस तरह, जैसे कि प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स भी जैसे क्रिश्चियनिटी में आपका अलग अलग होता था। तो इस तरह से किसी एक रिलीजन के या किसी जैसे अगर हम बात करें हिंदुइज्म में भी, हिंदू में, या जो इंडिया में बात करें मुस्लिम्स में, तो इस तरह से वो लोग जो इंडियन के लिबरल्स होंगे वो किसी एक रिलीजन में नहीं बोलेंगे, वो इस सभी को एक साथ लेके चलना चाहिए। ठीक है, इवन जो कास्ट सिस्टम है वो उसको भी क्या थे, अगेंस्ट थे। वही ऑस्ट्रिया स्पेन में कैथोलिक चर्च हुआ करता था। उसके साथ साथ जो लिबरल्स थे आपके अगेंस्ट अनकंट्रोल्ड पावर, किसके अनकंट्रोल्ड पावर? तो डायनेस्टिक रूलर, यानी कि उस टाइम जो मोनार्क होते थे उनके जो अनकंट्रोल्ड पावर उनके पास होता था उसके अगेंस्ट होते थे। इनका एक और चीज मानना था कि हर एक इंडिविजुअल का क्या हो, राइट्स जो हो वो सेफ गार्ड हो। जैसे कि अगर आप बात करो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था, वहां पे चार्टर ऑफ मैन बना था जिसमें बहुत सारे राइट्स थे। हमारे यहाँ पे इंडिया में भी बहुत सारे आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, ताकि सभी का, ठीक है, हर एक पर्सन का जो बेसिक आपकी चीजें हैं उसमें किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। बहुत सारे आर्गुमेंट भी थे इनके लिए, जैसे कि सबसे पहले कि रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए और इलेक्टेड पार्लियामेंट और इंडिपेंडेंट जुडिशरी, तीन चीजें इन्होंने यहाँ पे आर्ग्यू की थी। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब कि हर एक एरिया से, ठीक है, अगर जैसे हमारे यहाँ पे एमपी और एमएलए होते हैं, जो हमारे क्या करते हैं, एमपीज हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं पार्लियामेंट में, एमएलए होते हैं हमारे स्टेट असेंबली में, उसी तरह से वहां पे भी क्या होता कि वो चाहते थे रिप्रेजेंटेटिव हो। जैसे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी क्या होता था कि थर्ड जो आपका थर्ड स्टेट था उसको उतनी ज्यादा वैल्यू नहीं दी जाती थी, उसके उतने ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं होते थे। तो ये क्या कहते थे कि हर एक तबके का, हर एक जो क्लास है उसका रिप्रेजेंटेटिव हो, ताकि वो अपने जगह का क्या कर सके, प्रॉब्लम्स जो है वो फेस कर सके, फेस जो भी वहाँ के लोग कर रहे हैं वो बता सके। जैसे कि मान लो कोई दिल्ली में रहता है किसी रीजन में, या कोई किसी एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट में रहता है, कोई किसी विलेज में रहता है, तो वहां पे क्या है आपका प्रॉब्लम वो वही जान सकता है जो उस एरिया का रहने वाला हो। तो वहां से अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव आता है तो वो उस एरिया के डेवलपमेंट के बारे में, उस एरिया की जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में अच्छे से बात करेगा। दूसरा है इलेक्टेड पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट जो है वो इलेक्टेड हो, ना कि मोनार्क द्वारा रूल किया गया या मोनार्क द्वारा सेलेक्ट किया गया पार्लियामेंट हो।
और एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना चाहिए जिसके ऊपर किसी भी तरह का प्रेशर ना हो, और ना ही ऑफिशियल्स का, ना ही मोनार्क का, ताकि ये क्या कर सके इंडिपेंडेंटली, ठीक है, वहां पे जो भी डिसीजन हो उसको इंडिपेंडेंटली ले सके। हालांकि ये जो आपके लिबरल्स है दे आर नॉट फुली डेमोक्रेट्स। क्यों नहीं कहा जाता है इनको डेमोक्रेट्स? तो इसका एक बेसिक रीजन है। देखो डेमोक्रेसी क्या होती है, एक ऐसा सिस्टम, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन आपका सिविक्स का पार्ट पढ़ेंगे तो उसमें ये बात बताऊंगा अभी, जहाँ पे डेमोक्रेसी एक ऐसा आपका गवर्नेंस सिस्टम है जहाँ पे जो लोग हैं वहाँ के, वो क्या करते हैं, आपके वही आपके सेलेक्ट करते हैं अपने रूलर को, उनमें से ही लोग होते हैं और वही सरकार चलाते हैं, ठीक है। एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे रूल किसका हो, सिंपल सी भाषा में रूल जो है वो पीपल का होना चाहिए, ठीक है। और उसका सबसे बड़ा है कि उन सभी में अगर पीपल का रूल होगा तो सभी को क्या मिलना चाहिए, राइट टू वोट मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये लोग जो थे वो आपके यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है कि सभी पर्सन को वोटिंग राइट मिले। जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया में 18 साल का एज फिक्स है आपका, कि 18 साल से ऊपर जो भी है उसको क्या मिल जाएगा, आपका यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी रिलीजन का हो, ठीक है, मेल हो फीमेल हो, इससे कोई भी मैटर नहीं, ठीक है, पुअर हो रिच हो, इस सब से कोई नहीं, 18 साल से ज्यादा जो है उसको क्या मिलता है, वोटिंग राइट्स मिलता है। लेकिन ये इसके फेवर में नहीं थे, ठीक है। जिनके पास प्रॉपर्टी होता था, मेन ऑफ प्रॉपर्टी, सिर्फ ये चाहते थे कि वही वोट दे, ठीक है। ये भी किस में बिलीव करते थे, एक्चुअली एक्टिव सिटीजन्स में। ये वुमेन के वोटिंग राइट के अगेंस्ट, ये जो थे वो भी क्या थे, वुमेन के राइटिंग जो वोटिंग राइट्स थे उसके अगेंस्ट। तो ये कुछ बातें हुई लिबरल्स के बारे में। अब बात करते हैं रेडिकल्स के बारे में। रेडिकल्स एक्चुअली वो लोग होते हैं जो सडन चेंजेस चाहते हैं कि यार ये मोनार्की चल रही है, इसको खत्म करो, एकदम पार्लियामेंट्री सिस्टम लेके आओ, इस तरह से ये रेडिकल्स है। तो सबसे पहले गवर्नमेंट बेस्ड ऑन मेजोरिटी, इनका क्या मानना था कि गवर्नमेंट जो है बेस किस पे होना चाहिए, मेजोरिटी पे होना चाहिए, ना कि मोनार्क सिस्टम पे। सपोर्ट करते थे किसके, ये वुमेन वोटिंग का। बहुत सारे लोग इसमें सफरेज, जो वुमेन का सफरेज मूवमेंट था, यानी कि वुमेन ने जब मूवमेंट स्टार्ट किया था कि उनको भी क्या किया जाए, वोटिंग राइट्स मिले, उनको भी पैसिव सिटीजन से एक्टिव सिटीजन बनाया जाए, तो बहुत सारे रेडिकल्स ने इसमें सपोर्ट भी किया था। दे अपोज प्रिविलेज ऑफ लैंडलॉर्ड वेल्दी फैक्ट्री ऑनर्स, ठीक है। ये भी किसके अगेंस्ट थे, ये अगेंस्ट थे आपके कि जो लैंडलॉर्ड होते थे, जिनके पास बहुत ज्यादा जमीनें होती थी, जैसे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आपका फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग होते थे वेल्दी फैक्ट्री ऑनर्स, ठीक है। वेल्दी फैक्ट्री ऑनर्स जो होते थे उनके अगेंस्ट थे ये, कि वो नहीं चाहते थे कि सारी की सारी चीजें जो है वो इन्हीं के हाथों में रहे, ठीक है। बाई बर्थ, एक्चुअली ये बाई बर्थ चाहते थे कि भाई किसी भी को भी कोई भी चीज ना मिले। नॉट अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है। मतलब ये नहीं कहना चाहते थे कि भाई जैसे मैं हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं एक टीचर हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मुझे जो मेरी जो इनकम होगी मैं मेहनत से कर रहा हूँ, अपनी मेहनत से, तो मैंने जो पैसे अर्न किए उससे अगर मैं कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ तो ये लोग उसके अगेंस्ट नहीं थे। क्यों? क्योंकि ये लोग मानते थे कि भाई ये जो पर्सन है उसने क्या किया, अपना लेबर किया, इसको अपॉर्चुनिटी मिली और ये क्या किया, अपने आप को इसने इम्प्रूव किया और सक्सेस किया। लेकिन अगर किसी को बाई बर्थ कोई चीज मिल रहा है, या पूरा का पूरा कंसंट्रेशन कोई गवर्नमेंट पॉलिसी ऐसी बना दी जो किसी एक ही कैटेगरी को क्या कर रही है, प्रेफर कर रही है, तो वो इसके अगेंस्ट है। जैसे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में फर्स्ट और सेकंड स्टेट में होता था, खासकर जो नोबेलिटी होते थे उनको बाई बर्थ प्रिविलेजेस मिलते थे। थर्ड में बात करें कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव एक्चुअली वो लोग होते हैं जो पुरानी ख्यालात के भी आप कह सकते हो, जो नहीं चाहते कि चीजें उतनी जल्दी बदले। शुरू में 18th सेंचुरी से पहले की बात करें तो वो, या फिर 18th सेंचुरी के स्टार्टिंग में, तो वो अपोज करते थे किसी भी तरह का चेंज का, यानी कि मोनार्क को हटाने के अगेंस्ट थे वो। लेकिन धीरे धीरे 19th सेंचुरी में इन्होंने भी क्या किया कि कुछ चेंजेस चाहा कि भाई जिस तरह से वहां पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, तो इनको भी लगा नहीं, मोनार्क सिस्टम तो हो लेकिन कुछ ना कुछ चेंज करके हो, ठीक है। लेकिन ये हमेशा क्या चाहते थे कि ये जो चेंज हो वो मतलब एक इंस्टॉलमेंट में हो, स्लोली हो, एक नहीं कि सडन चेंज, जैसा कि रेडिकल्स चाहते थे, वो ये लोग बिल्कुल नहीं चाहते थे। देखो इसके पीछे एक रीजन भी था, कहीं ना कहीं हर एक तीनों है जो हर एक के, इंडिया में अगर आप बात करोगे तो इंडिया में भी आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनकी सोच आपकी लिबरल जैसी होती है, कुछ की सोच रेडिकल जैसी होती है, कुछ की सोच कंजर्वेटिव जैसी होती है। इवन हम में और आप में भी बहुत सारे लोग इस तरह की बातों को प्रेफर करते हैं।
जैसे कंजर्वेटिव्स का क्या मानना था कि, और कहीं इनकी बात भी, इनकी सोच भी सही थी, सभी की सोच अपनी अपनी थी और सभी अपनी अपनी जगह जो थे वो सही सही कह रहे थे। जो कंजर्वेटिव्स कहते थे कि भाई ऐसा है कि जैसे फ्रांस में चेंज हुआ, फ्रांस में क्या हुआ सडनली, जब आपको पता होगा स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, जिन्होंने नहीं देखा है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का पार्ट वो प्लीज जाके एक बार देखे, बहुत अच्छे से मैंने चीजें वहां पे इलेबोरेट की है। तो उसमें क्या होता था कि 3 स्टेट हुआ करते थे, ठीक है। तो जब एक बार नेशनल असेंबली में वो लोग गए थे और वहां पे क्या हुआ था, उनको जिसको फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट वालों को बुलाया गया था, तो उसमें क्या हुआ था कि वहां पे वोटिंग को लेके कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी और थर्ड स्टेट के लोग जो बाहर आ गए थे, ठीक है, थर्ड स्टेट के लोग थे वो बाहर आ गए थे और बाहर आके उन्होंने क्या किया था, अपने आप को अलग घोषित कर दिया था कि भाई हम अलग अब काम करेंगे। बाद में जो था मोनार्की को हटा दिया गया था, वहां पे आपका नेशनल असेंबली बना था जहां पे आपके इलेक्टेड मेंबर्स थे, लेकिन वो भी सक्सेसफुल नहीं चला था आपका, बहुत जल्दी उसमें भी बहुत सारी खामियां थी। उसके बाद जैकोबियंस क्लब के मेंबर्स आए थे, वहां पे भी वर्क कुछ दिन तक ठीक चला, उसके बाद उन्होंने अपनी मनमानी शुरू कर दी थी। उसके बाद नेपोलियन की बात आती थी तो वो भी शुरू में उसकी चीजें भी बहुत अच्छी लग रही थी लोगों की, लेकिन बाद में क्या हुआ, उसने भी अपने पावर जो है वो दूसरे पे, अपनी बातें जो है वो दूसरे पे थोपनी शुरू कर दी। तो यही इन तीनों के चीज है, ठीक है। तो आप एक बार नोट कर लीजिए, तब तक मैं इससे आगे वाला पार्ट यहाँ पे राइट डाउन करता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। 1.2 है आपका इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज, ठीक है। अब देखो क्या हुआ कि जो एरा था आपका 19th सेंचुरी, जब मैं बात करूं एंड ऑफ 18th सेंचुरी एंड स्टार्टिंग ऑफ 19th सेंचुरी, उसमें आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है उस पर बहुत ज्यादा फोकस हुआ और उस एरा में, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो पूरे यूरोप में बहुत ही ज्यादा ग्रो हुआ। अब इसमें क्या हुआ, आपका रैपिड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, जैसे एक्सपेंशन ऑफ रेलवे उसमें आता है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आता है, ठीक है। तो इस तरह के इंडस्ट्रीज वगैरह जो है वो बहुत ही ज्यादा क्या हुए आपके ग्रो हुए, ठीक है। नए नए इंडस्ट्रीज आपके हुए थे, बहुत सारे इसमें इंडिविजुअल्स जो होते थे वो उस टाइम नए नए इंडस्ट्री जो थे वो आपका लगा रहे थे। उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन में हुआ क्या, मैन वुमेन और चिल्ड्रन, उस टाइम यूरोप में अगर आप बात करोगे 18th सेंचुरी और उससे पहले की, ठीक है, इवन 18th सेंचुरी के ड्यूरेशन में भी अगर आप देखोगे लिटरेसी रेट ऑफ यूरोप तो वो बहुत ही खराब था। पुअर जो थे, मतलब गरीबी जो थी वहां पे वो बहुत ज्यादा थी। तो हुआ क्या, इसका नतीजा क्या हुआ कि मैन वुमेन चिल्ड्रन सभी के आगे आपके फैक्ट्री में वर्क करने के लिए बहुत लंबे लंबे वर्किंग आवर्स होते थे और उनके बदले जो उनको वेजेस मिलते थे वो वेजेस काफी पुअर थे, ठीक है। जितना वो लोग काम करते थे उस हिसाब से उनको पैसे नहीं मिलते थे। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गया था, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि इस टाइम क्या था कि आपके बहुत ज्यादा पुअर लोग थे। एक वहां पे वेजेस कम होने का ये भी रीजन था कि लोगों के पास कुछ काम नहीं होता था, तो वो कुछ भी करने के लिए, कम पैसे पे भी करने के लिए तैयार हो जाते थे। दूसरी बात कि अगर मान लो ऑफ सीजन चल रहा है या कभी जो गुड्स वगैरह है उसकी डिमांड कब होगी, उस ड्यूरेशन में तो यहाँ पे क्या होता था, और भी दिक्कतें शुरू हो जाती थी अनएम्प्लॉयमेंट की। उस पीरियड में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज हुआ तो टाउन्स वगैरह ग्रोइंग रैपिडली हुए और सबसे जो बड़ा जो चैलेंज उस टाइम होता था वो होता था आपका हाउसिंग और सैनिटाइजेशन की। सैनिटाइजेशन कह रहा हूँ, आजकल कोविड-19 चल रहा है तो सैनिटाइजेशन ही आ रहा है। सैनिटाइजेशन, ठीक है, सैनिटाइजेशन की बिगेस्ट प्रॉब्लम थी उस टाइम कि हाउसिंग का, ठीक है, और इस तरह का साफ सफाई का, इन सब चीजों का बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम था, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम आपकी बहुत ही ज्यादा वहां पे अकर्ड हो रही थी। इसका रीजन क्या हुआ, इसका रीजन क्या हुआ, जो पुअर लोग थे, गरीब लोग थे, उनको इवन रहने के लिए घर तक नहीं मिलता था। कई तो ऐसे थे जो यहाँ पे एक ही बेड पे दो दो तीन तीन लोग, मतलब एक काम करके आया तो दूसरा सोया, दूसरा काम करके आया तो तीसरा सोया, इस तरह की कंडीशंस वहां पे हो गई थी। लिबरल्स और रेडिकल्स ने क्या सोचा कि भाई इस तरह के सिचुएशन जो है उसको क्या किया जाए, चेंज किया जाए। तो ठीक है, लेकिन इसमें क्या था आपके, जो जैसे अभी बात की थी हमने, लिबरल्स और रेडिकल्स की जो सोच थी वो थोड़ी सी अलग टाइप की थी। इनमें से लिबरल्स और रेडिकल्स में भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी मेहनत से, चाहे वो ट्रेड हो, ठीक है, और या फिर कोई इंडस्ट्री वगैरह हो छोटी मोटी या फिर बड़े लेवल की, उन सबसे कुछ जो थे उन्होंने क्या किया था, काफी पैसा इन्होंने इकट्ठा किया था। और इस चीज का एक फायदा इनको ये हुआ
कि इन्होंने क्या कहा कि भाई अगर हम अपनी मेहनत करें, अगर हम सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले ग्रोथ करने के लिए, तो वो पर्सन ग्रोथ कर सकता है। ठीक है, इसी के लिए उन्होंने क्या किया था कि ओल्ड एरिस्टोक्रेसी को प्रिविलेज देना कहा था कि भाई इसका अपोज होना चाहिए। इसमें से सब नेशनलिस्ट की बात करें, लिबरल्स की बात करें, रेडिकल्स की बात करें, तो ये क्या थे, आपके रिवॉल्यूशन स्टार्ट करना चाहते थे कि यूरोप में 1815 और उससे पहले की जो मोनार्की सिस्टम थी उसके अगेंस्ट ये क्या शुरू करने की सोच रहे थे, रिवॉल्यूशन शुरू करने की सोच रहे थे, और उन्होंने ऐसा किया भी है। इन इटली, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, दे बिकम रिवॉल्यूशनरी एंड अपोज मोनार्क। फ्रांस रिवॉल्यूशन तो आप देख ही चुके हो। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे पूरे चैप्टर में रशियन रिवॉल्यूशन की, जर्मनी और इटली की। आप क्लास 10 के फर्स्ट चैप्टर में देखोगे क्या कि वहां पे क्या क्या हुआ था। तो वहां पे क्या हुआ कि ये लोग जो थे वो आपके रिवॉल्यूशनरीज बन गया और इन्होंने मोनार्क के अगेंस्ट अपोज करना शुरू कर दिया। यहाँ पे एक बात आती है आपकी नेशन स्टेट की। देखो नेशन स्टेट एक वहां पे बात आती थी कि कई लीडर ने वहां पे नेशन स्टेट की बात की। नेशन स्टेट से मतलब एक ऐसा स्टेट होना चाहिए जहाँ पे क्या हो, एक तरह की फीलिंग हो, एक तरह की लोगों की सोच जो हो वो एक तरह की हो। ठीक है, सब एक तरह की बातें करें, एक गवर्नमेंट हो, मोनार्क ना हो। ठीक है, उसके बाद वहां पे जो इलेक्ट मेंबर्स हो वो इलेक्ट होके जाएं, तो सबको वोटिंग का राइट मिले। तो नेशन स्टेट का उस ड्यूरेशन में था, बहुत ही ज्यादा नाम आया था कि नेशन स्टेट होना चाहिए। एक्चुअली इसके बारे में आप 10th में ज्यादा पढ़ोगे। आफ्टर 1815 यहाँ पे एक नाम आता है जिप्सी मजीनी का, जो कि इटालियन के आपके कह लो कि रिवॉल्यूशनरीज थे, जिन्होंने वहाँ इटली का जो मोनार्क सिस्टम था उसको हटाने में बहुत बड़ा अहम रोल है इनका। और इनकी कई सारी बातें जो है वो और भी जगह जगह के रिवॉल्यूशनरी जो है वो भी इनकी बातों को मानते हैं। इवन इंडिया में भी जिप्सी मजीनी की जो सोच थी उसका इफेक्ट देखा जाता है। जिप्सी मजीनी के बारे में भी आप 10th में पढ़ोगे। तो ये कुछ जो आपका इटली और जर्मनी और ये जिप्सी मजीनी, ये सब हम 10th में देखेंगे। अब हम इससे आगे देखते हैं 1.3 वाला जो पार्ट है उसमें क्या है। चलिए, थर्ड जो है हमारा वो है आपका कि सोशलिस्ट आर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। ठीक है, 1.3 वाला जो है आपका वो इसमें हम बात करने वाले हैं कि जो सोशलिस्ट होते थे उस टाइम के, वो क्या थे कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होते थे। ठीक है, कि वो नहीं चाहते थे कि प्रॉपर्टी जो है वो कुछ ही लोगों के हाथों में रहे। अब आता है हाउ कुड अ सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट और व्हाट कुड बी द बेसिस ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी। ठीक है, एक ऐसा सोसाइटी जिसमें सभी का देखो, सभी की बातें हो। ठीक है, जो अपर पोर्शन है, जो मतलब अपर बॉडी है उसकी भी, और जो एक लोअर पर्सन है उस सभी का, मतलब एक ऐसा आइडियल सोसाइटी जैसा समझ लो आप। आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव्स। अब उस ड्यूरेशन में क्या हुआ था कि अलग अलग जो आपके थिंकर्स थे उन्होंने अलग अलग अपने क्या रखे, विजन्स रखे। उसी में एक आता है आपका आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव्स। यहाँ नाम आता है रॉबर्ट ऑन का, एक इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे आपके, जिन्होंने क्या कहा, एक सॉर्ट किया, मतलब एक मांग उठाया न्यू हार्मोनी का। ठीक है, कहाँ पे, इंडियाना यूएसए में। अब देखो ये क्या था, इन्होंने मांग उठाई कोऑपरेटिव्स की। कोऑपरेटिव्स का मतलब क्या होता है कि कुछ लोग, ठीक है, कॉमन पर्सन में से ही कुछ लोग आए एक जगह और एक साथ वो क्या करें, काम करें, और जो प्रॉफिट होगा वो सब आपस में बांटा जाएगा। ये बल्कि ठीक है, ये ना कि बल्कि जो प्रॉपर्टी है, मेजर जो चीजें हैं वो कुछ ही लोगों के हाथ में रहे, यानी कैपिटलिस्ट लोगों के हाथ में रहे, पूंजीवादी लोगों के हाथ में रहे। अदर फेल्ट दैट कोऑपरेटिव कुड नॉट बिल्ड ऑन अ वाइड स्केल। ठीक है, कुछ और लोगों का मानना था कि कोऑपरेटिव तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब तक कि गवर्नमेंट उसमें इंकरेज ना करे। अगर गवर्नमेंट इंकरेज नहीं करती है, ठीक है, तो गवर्नमेंट अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगी तो जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, वही क्या करते रहेंगे, राइज करते रहेंगे। तो इन्होंने क्या कहा कि कोऑपरेटिव तभी सक्सेसफुल है जब आप क्या करो, यहाँ पे गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट ले। इन फ्रांस में जैसे लुइस ग्लैंड का नाम आता है, इंकरेज कोऑपरेटिव रिप्लेस कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस। इन्होंने क्या कहा कि कोऑपरेटिव सिस्टम को इंक्रीज करो और यहाँ पे कैपिटलिस्ट एंटरप्राइज जो है उसको कम करो। ठीक है, अब बात आती है कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स की। ठीक है, दो और नाम है यहाँ पे, एक नाम आता है आपके कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स। कार्ल मार्क्स का नाम आगे भी आएगा, इनके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। तो कार्ल मार्क्स जो थे वो भी एक फिलोसफर थे आपके, और इनका क्या मानना था, यहाँ पे मार्क्स कैपिटलिस्ट थ्योरी मैंने लिखा है कि जो काम करने वाले हैं, ठीक है, इनका मानना था कि जो काम करने वाले हैं वो आपके वर्कर्स हैं,
जबकि सारा का सारा फायदा कौन ले जाता है, कैपिटलिस्ट लोग ले जाते हैं, यानी कि जो मतलब ऑनर्स वगैरह है फैक्ट्री के, वो लेके चले जाते हैं। भाई काम आप कर रहे हो, मेहनत आप कर रहे हो, दिन भर मेहनत आप करो, और फायदा कौन ले जाए, ये लेके जाए कौन, आपके जो कैपिटलिस्ट है वो लेके चले जाए। ये उनका मानना था, ठीक है, ये मार्क्स का मानना था, और मार्क्स की इस थ्योरी को मानने वाले आज बहुत हैं, ठीक है। इवन इंडिया में भी आपके सीपीआई करके पार्टी है, सीपीआई मार्क्सिस्ट, सीपीआई मार्क्सिस्ट लेनी, जो इन थ्योरी को मानते हैं, ठीक है। वर्कर्स क्या करे, ओवरथ्रो करे कैपिटलिज्म को और रूल एंड द रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, कि भाई क्या कह रहा है कि कैपिटलिज्म को है, जो वर्कर्स है वहां पे वो आगे आए, और जो कैपिटलिज्म है या रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी उसको क्या करें, ओवरथ्रो करें। वर्कर्स एक कंस्ट्रक्ट करें रैपिडली सोशलिस्ट सोसाइटी, ठीक है, रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी, जहां पे अगर किसी भी तरह का इंडिस्क्रिमिनेशन होता है, या फिर कैपिटलिस्ट जो है वो क्या कर रहा है, आपके जो प्रेशर डाल रहे हैं किसी तरह का, वो सब यहाँ पे ना हो, और ये अपने राइट्स के लिए खुद लड़े। और इसी को नाम में बाद में उन्होंने क्या नाम दे दिया था, कम्युनिस्ट सोसाइटी। इसलिए जो है, जैसे अभी मैंने बात की थी आपकी सीपीआई की, तो इसका फुल फॉर्म वही होता है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो ये कम्युनिस्ट आपका यहीं से आया हुआ, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जो वर्कर्स हैं वो प्रिविलेज चीजें उनके पास हो, ना कि किसी एक पर्सन के। सिंपली बात को सर आप बताना क्या चाहता, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो कार्ल मार्क्स थे उनका कहना था कि जो पैसा, ठीक है, वो किसी एक पर्सन के पास ना रहे, बल्कि सभी सोसाइटी में सभी के पास यूनिफॉर्मली बांट दिया जाए। जो जितना मेहनत करेगा वो उस हिसाब से अपना जो उसका शेयर है वो उससे मिले, ये मानना था उनका, ठीक है जी। चलिए फिर लास्ट देखते हैं इसमें क्या है। चलिए नेक्स्ट है आपका सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। देखो धीरे धीरे क्या हो गया था कि ये जो सोशलिज्म वाली बात है, ठीक है, वो पूरे यूरोप में धीरे धीरे फैलना शुरू हो गया था। तो इस तरह के आइडिया को, इस तरह के विचार जो एक तरह से आते थे, उनको एक जगह यूनाइट करने के लिए सोशलिस्ट आइडिया स्प्रेड थ्रू यूरोप फॉर्म क्या करते हैं, इंटरनेशनल बॉडी, जिसका नाम होता है सेकेंड इंटरनेशनल, ताकि पूरे यूरोप में क्या हो, इस तरह की सोच जिसकी भी हो वो क्या करे, इस तरह का इनकी बातों का या इनकी जो बातें हैं वो पूरे यूरोप में फैले। इसके लिए इन्होंने सेकेंड इंटरनेशनल लगाया, अलग अलग कंट्री के, अलग अलग इवन यूरोप के जो अलग अलग नेशन थे आपके, और इवन वर्ल्ड के दूसरे कोने में भी अगर किसी तरह का इसका इफेक्ट जाता है, तो ये चाहते थे कि पूरे वर्ल्ड में, इवन पहले स्टार्टिंग तो यूरोप से है, कि धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में ये बातें फैले और एक अच्छे सिस्टम की क्या हो वहां पे स्थापना हो। जो इंग्लैंड के वर्कर थे, जर्मनी के, वो क्या करते हैं, फॉर्म्स करते हैं एसोसिएशन फॉर बेटर लिविंग। देखो यहाँ पे वर्कर्स इंग्लैंड और जर्मनी की इसलिए बात की गई थी कि जब आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ था, तो जर्मनी एंड इंग्लैंड, खासकर जो इंग्लैंड था वो सबसे लीड कर रहा था, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस में ये बहुत ही लीड कर रहा था। और उस लीड करने में वहां के जो वर्कर्स थे उनकी कंडीशंस बिल्कुल अच्छी नहीं थी। इसीलिए यहाँ पे बात की गई थी कि इंग्लैंड और जर्मनी में एसोसिएशन क्या किया गया, फॉर्म करने शुरू हो गए फॉर बेटर लिविंग के लिए। इन्होंने क्या किया, सेटअप फंड किया, ताकि किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो या किसी तरह का कोई बात हो तो वो एक दूसरे को सपोर्ट कर सके। देखो इसका भी एक रीजन था, होता क्या था कि जैसे कोई पुअर पर्सन है, उसको कभी मान लो सडनली किसी पैसे की जरूरत पड़ी, तो वो क्या करता था, फैक्ट्री ओनर से या वेल्दी पर्सन से पैसे मांगता था, और उसके बदले उसको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता था, ठीक है। वो पैसा चुकाने के लिए उसको जितना एक्चुअली का वर्क होता था उससे भी कई गुना वर्क करना पड़ता था। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पे सेटअप फंड किया, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, किसी भी वर्कर का या किसी को भी जरूरत पड़ सके उनमें, तो उसकी सहायता कर सके, हेल्प कर सके। डिमांड इन रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर, ठीक है। अब अगली इनका जो डिमांड था वो क्या था कि जो काम करने का वर्किंग आवर है उसको कम किया जाए, ठीक है, काम करने के जो आवर्स है उसको कम किया जाए। और राइट टू वोट, इसमें एक और चीज है, होती इंक्रीजिंग वेजेस, ठीक है, कि वेजेस पे भी ध्यान दिया जाए, ताकि जो पुअर फैमिलीज है, वुमेन्स खासकर जिनकी कंडीशंस बहुत ज्यादा खराब थी, बच्चे छोटे छोटे जो काम करते थे, उन सबको क्या किया जाए, यहाँ पे थोड़ा उनकी कंडीशन अच्छी हो सके। तीसरी बात थी राइट टू वोट, कि जब तक राइट टू वोट सभी को नहीं मिलेगा तब तक कंडीशंस को सॉल्व करना पूरी तरह से पॉसिबल नहीं था। तो अगला इनका डिमांड था वो था आपका राइट टू वोट का, ठीक है। जब ये चीजें फैली तो आपकी हर एक जगह पे कई सारे क्या हुए आपके एसोसिएशन फॉर्म है, जिसमें आपका एक नाम आता है सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी, ये फॉर्म हुआ था जर्मनी में।
बाय 1905 सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियन फॉर्म, बहुत सारे सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियन फॉर्म है, जिसमें से एक नाम आता है लेबर पार्टी जो ब्रिटेन में हुआ था, और सोशलिस्ट पार्टी जो कि आपका कहाँ पे स्थापना हुई थी इसकी, फ्रांस में। ठीक है, ये दोनों जगह से अपना अलग अलग काम करते थे, और इनकी बातें जो थी सिर्फ उन्हीं एरिया में नहीं बाकी पूरे यूरोप में धीरे धीरे फैलने लगी थी। 1914 तक यानी कि 1940 तक जो सोशलिस्ट के लोग थे, जो सोशलिस्ट की थिंकिंग रखने वाले लोग थे, ठीक है, इनकी पार्टी जो है वो गवर्नमेंट में नहीं आ सकी। गवर्नमेंट में वही थे जो आपके कंजर्वेटिव्स या रेडिकल्स या फिर लिबरल्स थे। इन ये जो सोशलिस्ट थे इनका कभी गवर्नमेंट तब तक फॉर्म नहीं हो पाया था, लेकिन इनका बहुत बड़ा रोल था कि वहां पे जो लेजिस्लेशन यानी लॉ वगैरह फॉर्म बनने वाले थे उसमें इनका बहुत ही बड़ा रोल था। ठीक है, क्योंकि ये जो आपके सोशलिस्ट सिस्टम थे ये उस टाइम सबसे ज्यादा उभर के आया था। देखो, रेडिकल्स को मानने वाले हो या फिर लिबरल्स को मानने वाले हो या फिर कंजर्वेटिव्स को मानने वाले हो, वो लोग थे, लेकिन सोशलिज्म एक ऐसी फीलिंग थी जहां पे सिर्फ ना हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं बल्कि हम एक नेशन स्टेट की भी बात कर रहे हैं। तो इस तरह से क्या हुआ कि यहाँ पे किसी भी तरह का लेजिस्लेशन लॉ वगैरह फॉर्म होने में इन लोगों का एक बहुत बड़ा रोल था। तो ये ओवरऑल आपका फर्स्ट पार्ट था। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता दो। अच्छा लगा तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि कई सारी चीजें बतानी है आपकी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन थोड़ा सा लंबा है इसलिए पार्ट टू पार्ट बना रहा हूँ आपका। थोड़ा सा लंबा है, आप पेशेंटली देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा, दिमाग में बैठ जाएगा, इसकी गारंटी मेरी है। तो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें ताकि जो अगला पार्ट है वो भी आपको मिले और भी वीडियोस आपके पास पहुंचते रहें। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, शुभ रात्रि।